हर जुम्मे से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को YouTube चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल पर आएं, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिम मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, सुबह से हैरान है, सुबह से परेशान हूँ मैं पर्सनली तौर पर कि ऐसा कौन सा वो तूफ़ान आ गया है कराची में पिछले 15 सालों में, और अगर शायद हम कहें कि तारीख़ में शायद पहली दफ़ा एक तमीज़ का, एक ढंग का, एक रिस्पेक्टेबल किस्म का एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो ग्रीन लाइट बस सर्विस का आज इनाग्रेशन। इसमें कोई शक नहीं है कि वो 2016 में यानी PMLN की हुकूमत में उस पर संग बुनियाद रखा गया था। उससे 2 साल पहले उसका ऐलान हुआ था। इस हुकूमत के आने के 3-3.5 साल बाद जाके वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ और अभी भी उसका 15 दिन ट्रायल है। लेकिन उसके बाद से जो लग रहा है कि पूरे मुल्क में तमाम सियासी पार्टीज़ का सिर्फ सियासत का महवर जो है वो सिर्फ एक ग्रीन लाइन बस सर्विस है कि जी हमने फीता काटना है, तुमने फीता क्यों काटा, हमने संगे बुनियाद रखा था तो तुमने इसका इनॉग्रेशन क्यों किया। मतलब इससे बड़ा मजाक कुछ नहीं हो सकता। सवाल यहाँ पर यह है कि किसी ने अपनी जेब से पैसा दिया था, किसी के ये ज़ाती पैसा था, भाई अवाम के टैक्सेस का पैसा था। कराची 67% रेवेन्यू जनरेट करता है। तारीख में पहली दफ़ा अगर उसको एक प्रोजेक्ट मिल गया है तो फिर उस पर सियासत क्यों इस कदर हो रही है। प्रोग्राम में ज़रा बात करेंगे। उसके बाद पीपल्स पार्टी के महंगाई के जो खिलाफ जारी एक एहतजाज है उस पर ही बात करेंगे कि ला हासिल है और कितना उससे हासिल होने जा रहा है। जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं आपका तारुफ करा देती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर मुमलिकत बराए इत्तलात और नशरियात। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। जावेद अब्बासी साहब सीनियर रहनुमाई नून लीग के साबिक़ सेनेटर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। सरदार लतीफ़ खोसा साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अस्सलाम वालेकुम खोसा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भी। अच्छा, मैं जो ये बात कर रही हूँ कि जी इतने % हो गया था, इतने % नहीं हुआ, इतना पैसा मिल गया था, इतना पैसा नहीं मिला। काजी हसन साहब मेरे साथ हैं जो कि मैं आप लोगों को तमाम मेहमानों से 5 मिनट चाहूँगी। ब्यूरो चीफ कराची काजी हसन साहब, उनसे ज़रा मैं इंफॉर्मेशन ले लूँ, उसके बाद में आती हूँ। फ़ारूक हबीब साहब भी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक हबीब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। काजी हसन साहब, ये जो सुबह से बल्कि कल से जो एक तूफ़ान बदतमीज़ी चल रहा है, माजरत के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है, ऐसी क्या अनहोनी हो गई है जिस पे इतनी सियासत हो रही है कि मैंने फीता काटना था, उसने क्यों काटा, और हमने इसका संगे बुनियाद रखा था तो इनाग्रेशन उसने क्यों किया। क्या मजाक है ये? देखें नादिया, बिल्कुल बिलाशुबा एक अवाम के लिए एक नहायत अच्छा मंसूबा जिसका आज बाकायदा इफ्तिताह भी हुआ है, और इसमें बेशक इस मंसूबे का जो संग बुनियाद है वो मुस्लिम लीग नून ने अपने दौरे हुकूमत में रखा था, और इसका नहीं वो ठीक है। मैं माजरत से काजी साहब मुझे ये बताएगा कि ज़ाहिर आप कराची से हैं, ब्यूरो चीफ मियाँ आप देख रहे हैं, कितने % काम हो चुका था पिछले दौरे हुकूमत में, यानी नवाज लीग के दौर में, मियाँ नवाज शरीफ साहब के दौर में, और कितने % काम जो है वो इस हुकूमत ने 3.5 साल में किया है? देखिए, इस हवाले से अगर हम ये बात करें तो यकीनी तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर तो नवाज दौर में काफ़ी हद तक मुकम्मल हो भी चुका था, लेकिन उसमें जो टेक्निकलिटीज़ थी, जो SRT सिस्टम था, बसें थी और ये दीगर जो निज़ाम था तमाम, इसको लाजमी तौर पे ये बाद में आना था। ज़ाहिर दौरे हुकूमत ख़त्म हो चुका था, लेकिन बुनियादी काम और इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है काफ़ी हद तक काम जो है वो साबिक हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने मुकम्मल कर दिया था। हम इस मंसूबे को मजीद भी आगे मौजूदा हुकूमत ने भी बढ़ाया, और ये जो बसें आई हैं ये भी वफाकी हुकूमत की जानिब से आई हैं, और ये तमाम सिस्टम जो इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, मुझे इसके साथ काजी साहब मुख्तसर बताएं, ये पीपल्स पार्टी, मुझे याद है 2018 अप्रैल में जब ये इलेक्शंस होने जा रहे थे और ये हुकूमत उनका पिछला टेन्योर ख़त्म हो रहा था, नासिर हुसैन शाह साहब वज़ीर ट्रांसपोर्ट थे, जाते जाते बड़ी शर्मिंदगी के साथ और निदामत के साथ 10 बसेस का तोहफा दे गए थे। तो कुल जो ट्रांसपोर्ट की ये 10 बसेस के अलावा कुछ और पीपल्स पार्टी आज तक की हुकूमत कर सकी इन 13-13.5 सालों में सिंध में, कराची में? देखिए, दीगर मसाइल की तरह एक जो सिंध हुकूमत पे जो सबसे ज्यादा तनकीद का निशाना बनाया जाता है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है। बिलाशुबा पीपल्स पार्टी के कई वुज़रा ट्रांसपोर्ट के वजीर के अलावा जो आला क़यादत है वो भी
कराची को एक अच्छी ट्रांसपोर्ट सर्विस देने का वादा कर चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का कोई सूरत हाल हमें नजर नहीं आई। अच्छा, अब लास्ट में बताएगा, ये जो एहसन इकबाल साहब सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं कि जी मैं लड़ूंगा और मैं ये करूंगा कि उनके ऊपर धक्कम पेली हुई है और उनको धक्के दिए गए हैं, वहां पर क्या सीन था सर? बिल्कुल, इस हवाले से मैं उस वक्त वहाँ खुद भी मौजूद था और अच्छा। ये इनका प्लान भी यही था कि वो स्टेज पे ऊपर जाके, जो स्टेशन है ग्रीन लाइन का, ऊपर जाके मुस्लिम लीग की क़यादत का और कारकुनों का ये फैसला था कि वो वहाँ इफ्तिताह करेंगे। लेकिन उसी वक्त दिलचस्प सूरत हाल है कि उसी वक्त जो है थोड़े वक्त टाइम के वक्फे से वफाकी वजीर असद उमर और गवर्नर सिंध भी उस मंसूबे का मुआयना करने के लिए वो ग्रीन लाइन की मेन लाइन पे थे और ये बाहर मौजूद थे। तो इस वजह से किसी तसादुम की सूरत ना होने की वजह से रेंजर्स और कानून नाफिज करने वाले दीगर पुलिस की भी वहाँ मौके पे मौजूद थी ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या ना हो। इस हवाले से उनको धक्के पड़े थे सर? हाँ बिल्कुल, इस हवाले से जो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी का एहलकार थे उन्होंने इनसे दरख्वास्त की थी एहसन इकबाल से और दीगर जो इनकी क़यादत है, आला क़यादत, उनसे कि आप 2-3 अफराद जो है बेशक इसका इफ्तिताह कर ले आके, लेकिन कारकुनों की बड़ी तादाद जो है उसको ऊपर जाने से उन्होंने मना किया था। इसी बीच में कुछ कारकुन जज्बाती भी हुए और उनका इसरार था कि वो ऊपर जाएंगे और इसी दौरान जो है वो आम को हटाने के चक्कर में ये वाक़या पेश आया। चले ठीक है, बहुत शुक्रिया काजी हसन साहब। सरदार लतीफ़ खोसा साहब, सर ये इतना बड़ा मामला है, जितनी खुलकर इस पर सियासत हो रही है, अव्वल तो माज़रत के साथ पीपल्स पार्टी को तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पीपल्स पार्टी तो ये मसला इन 13.5 सालों में इस पे कुछ कर ही नहीं सकी, लेकिन इस पर भी आप सियासत कीजिए, इसका नहीं था, उसका था, इसका था, उसका कोई लेना देना नहीं था। सर ये मुनासिब बात है? देखें नादिया, पहली बात तो ये है कि ये मरकजी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे लिया था, या तो मोहतरम नवाज शरीफ साहब तकमील कर जाते अपने दौरे इक़्तिदार में, और या जाहिर है कि जो उनके बाद आना वाली हुकूमत थी उनका काम था इसको मुकम्मल करना। अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो अब बीच में से छोड़ गए, आधा छोड़ गए। अब वफाकी हुकूमत ने जो NFC अवार्ड था उसके मुताबिक भी महासल न दिए सूबे को, और इसी तरह मोहतरम इमरान खान साहब ने जो बहुत अरसा पहले पता नहीं कितने हज़ार अरब का जो पैकेज आकर 1100 अरब का पैकेज जो कराची के लिए वो दे गए थे, वो 1100 अरब का तो एक धेला वहाँ पहुँचा नहीं है, और फिर 3.5 साल के बाद आकर उसी प्रोजेक्ट का माशाल्लाह तख्ती लगा रहे हैं, जो इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मोहतरम नवाज शरीफ साहब ने की थी और इंफ्रास्ट्रक्चर तकरीबन मुकम्मल था। आज भी ये प्रोजेक्ट नामुकम्मल है। अब भी जो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर 15 दिन के लिए चलाया है, अब भी ये फर्स्ट फेज है, इसके बाद सेकंड फेज और थर्ड फेज होगा, तो तब जाकर ये प्रोजेक्ट वायबल होगा और कराची को कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी, ये 80 बसें जो है और 1.5 लाख मुसाफिर जो है, ये जब 1, 2 और 3 फेज मुकम्मल हो जाएंगे तो तब उसकी अफादियत आएगी, तब उसका फायदा होगा। ठीक है खोसा साहब, मैं जरा फारूक हबीब साहब से पूछ लूँ। सर फारूक हबीब साहब, खोसा साहब का भी कहना है और PMLN भी ये कह रही है कि खाली ये तख्ती लगाने की गेम है। आपने पहले 3.5 साल में जाके इसको मुकम्मल किया, पहले नून लीग कर गई थी। सवाल मेरा, बात वही है कि अवाम का पैसा है, अवाम के टैक्सेस का पैसा है, लेकिन सवाल यह है कि 3.5 साल बाद एक नून लीग का छोड़ा हुआ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने से आप समझते हैं कि कराची का उसका जो ड्यू राइट है वो मिल गया? देखें, पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर चूंकि खोसा साहब का ताल्लुक जो है वो पंजाब से है और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, लेकिन मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ने चले पंजाब में तो अपने आप को खुद ही ख़त्म किया इनकी कारकर्दगी ने 2008 से 2013 में, लेकिन सिंध में भी उनकी मुसलसल 13 साल से ये हुकूमत है और इससे कबल पीपल्स पार्टी की 6 बार जो है वो सिंध में हुकूमत आ चुकी है। लेकिन बुनियादी तौर के ऊपर ग्रीन बस के ऊपर तो चले इन्होंने क्या बात करनी है। ये एक ऑरेंज बस बना रहे हैं, ऑरेंज बस के नाम से, जिसका 4 किलोमीटर का ट्रैक है। वो पिछले 4 साल से तामीर हो रही है, लेकिन अभी तक जो है वहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं उसके ट्रैक में, वो मुकम्मल नहीं हो सकी। तो ग्रीन बस की बात तो जो है वो दूर की बात है। और ये एक बस भी जो ऑरेंज बस पे इन्होंने चलानी ऑरेंज ट्रैक के ऊपर, वो आज तक ये खरीद नहीं सके। ये तो कहानी है पीपल्स पार्टी की, वहाँ पर साईं सरकार की हुकूमत की।
और जहां तक रह गई बात कराची के लोगों को मास ट्रांजिट मंसूबा देना, तो वो नादिया अच्छी बात होगी कि जो करंट बस का सिस्टम है उनकी तस्वीरें, उनकी वीडियोस आप चलाएं, जहां पर लोग चढ़ते वक्त ये सोच रहे होते हैं कि किसी हादसे का शिकार ना हो जाएं, शीशे टूटे हुए हैं, दरवाजे टूटे हुए हैं, सीट्स नाम की कोई चीज ही नहीं है, उनकी मेंटेनेंस नहीं है, किसी टाइम भी किसी बस को जो है वो किसी वजह से कोई ऐसा मसला दरपेश आ सकता है जिससे इंसानी जानों को खतरा लाक हो सकता है। तो यहाँ पर पहली बार वफाकी हुकूमत जो मौजूदा हुकूमत है, जब 2018 में हमारी हुकूमत आई तो एक नामुकम्मल हवा में लटका हुआ मंसूबा था जो कि सिंध हुकूमत और उस वक्त की मुस्लिम लीग नून हक की हुकूमत के अंदर लड़ाई झगड़े का जो है वो शिकार था। मैं PMLN के आगे ये सवाल रख देता हूँ जरा क्विकली, मुझे आप ये बताएं कि ये कहते हैं जी हमने 1.5 साल में इस्लामाबाद मेट्रो बना दी, हमने 1 साल के अंदर लाहौर मेट्रो बना दी, तो 5 साल इनको मिले थे 2013 से 2018 में, तो ये ग्रीन लाइन क्यों नहीं मुकम्मल कर सके? उस वक्त इनकी पंजाब स्पीड कहाँ गई? ये सवाल PMLN के लिए छोड़ देती हूँ। जरा सुन लेना, सुन ले, ठीक है, वापस आती हूँ तो जानते हैं सर, वापस आती हूँ तो जानते हैं। नहीं अभी मैं ब्रेक ले लूँ ना, मैं ब्रेक ले लूँ फारूक साहब, हमने 10 अरब की, सुन लेना, 10 अरब की नहीं वो सिलसिला टूट जाएगा ना। 10 अरब की बसेस हमने मंगवाई हैं, जो इसका ITS सिस्टम है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमने बनाया है, उसका कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो हमने किया है। और आज अगर कराची के लोगों को एक अच्छी ट्रांसपोर्ट मिल गई है जो कि ग्रीन क्लीन एनर्जी के लिहाज से भी बेहतरीन है और उनको साफ सुथरी बसों में सफर करने का मौका मिलेगा, उसके ऊपर इनको खुश होना चाहिए, उसके ऊपर मातम नहीं करना चाहिए। जो ये है कि इस इशू को लेकर सियासत इतनी हो रही है कि लग रहा है कि कराची वालों पे किसान कर दिया है, एहसान अजीम कर दिया है। मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ, वापस आती हूँ, यहीं से बात शुरू करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जावेद अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सेनेटर PMLN। अस्सलाम वालेकुम जावेद अब्बासी साहब। वालेकुम सलाम जी। जावेद अब्बासी साहब, ये कल से अब तक जो एक जंग छिड़ी हुई है कि जी हमारा प्रोजेक्ट था, तुम्हारा प्रोजेक्ट था, हमने फीता काटा था, तुम फीता क्यों काटा, हमारा हमने इसका इनाग्रेशन करना था, आपने क्यों कर दिया? सर ये मुनासिब आपको लगता है? और अभी फ़ारूक हबीब साहब ये कह रहे थे, वो सवाल ब्रेक से पहले छोड़ के गए थे कि आप बताएं ना, अगर ये 2 साल का 1.5 साल का मंसूबा रहा था तो फिर आपने 2016 में इसको अनाउंस किया था, 2018 में जाते जाते मुकम्मल करके क्यों नहीं गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें जी, ये बहुत बड़ी डिमांड थी कराची के अंदर, और कराची वो शहर है जो बहुत ज्यादा हमारे खाने में कंट्रीब्यूट करता है, और दुनिया के जो बड़े शहर हैं उनमें से एक शहर आता है, उससे बड़ी बुरी हालत थी, और स्पेशली ट्रांसपोर्ट के हवाले से मुस्लिम लीग नून को हुकूमत को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने एक बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो यहाँ कराची में शुरू किया है, और 90% काम उस वक्त मुकम्मल हो गया था। बाकी आपको पता है कि थोड़ा सा 90% काम मुकम्मल हो गया था। जी 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 नहीं, आप किसी से भी बात पूछ लें, आपके वहाँ अपने लोग नहीं, आप बात कर लें फिर मैं आपको बताऊंगी। जी हाँ, अब जब 10% या 15% काम अगर जो रिटेनिंग काम अगर था भी, तो वो 1-2 महीने में इनकी हुकूमत में मुकम्मल होना चाहिए था। ये जो इन्होंने डिले किया है सिर्फ इस वजह से किया है कि लोग ये बात भूल जाएंगे PMLN ने शुरू किया था और हम ये क्रेडिट ले लें, उस वजह से एक तो इन्होंने 3 साल कराची के लोगों को बड़ी तकलीफ में रखा है, वरना ये 3 साल बड़ा फिक्र कर सकते थे। ठीक है। दूसरा, कितना अच्छा काम होता है कि आज वज़ीर आज़म साहब बड़े दिल का मुजाहरा करते और कहते कि ये तोहफा आपको मुस्लिम लीग नून हुकूमत ने दिया है, उन्होंने शुरू किया है, वो ज्यादा काम करके गए थे, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया था और फिर हम आए तो हमने मुकम्मल किया। लेकिन आज अगर इस मुल्क का वज़ीर आज़म सब जाके क्रेडिट लेते हैं 10% काम का, वो जो काम पहले से शुरू था मुकम्मल होने वाला है, तो फिर तो ये किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है। हमने कोई आसान नहीं किया था, ये कराची के सर मैं भी ये कहती थी, किसी ने कोई आसान नहीं किया था, ना आपने किया था ना उन्होंने किया था, किसी के जाती पैसा नहीं था, किसी की जेब से अदायगी नहीं हुई थी, अवाम के टैक्सेस का पैसा था। 67% रेवेन्यू जनरेट करता है कराची, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, जो बहुत एंड में हुआ। आपने फरमाया कि 90% काम कंप्लीट हो चुका था।
असद उमर साहब की मैं बात सुन रही थी, आप मुझे तस्दीक कर दें, बल्कि लतीफ़ खोसा साहब इसकी तस्दीक या तरदीद कर दें, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट का मामला है। जब फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के दरमियान कोई ऐसा प्रोजेक्ट होता है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट था लेकिन वहाँ पे चलना सिंध गवर्नमेंट में था, उसके दरमियान एक फैसिलिटेशन एग्रीमेंट साइन होता है। वो एग्रीमेंट 2020 अप्रैल में साइन हुआ। तो फिर मुझे बताएं कि PMLN ने जब वो एग्रीमेंट ही साइन नहीं किया था और वो एग्रीमेंट साइन होते होते PTI की गवर्नमेंट को भी 2 साल लग गए, तो फिर ये प्रोजेक्ट कैसे 2019 और 2020 में या 2018 में मुकम्मल हो जाता? लतीफ़ खोसा साहब देखें, ये बात आपकी ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक कंप्लीट ना होता तब तक फैसिलिटेशन जो है ये मुआहदा कैसे क्यों कर होता। जब बसें तभी आप ऑर्डर देते हैं, तभी आप LC खुलवाते हैं, तभी आप जो है फॉरेन कंपनीज को इन्वॉल्व करते हैं, जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर अभी कंप्लीट मुकम्मल नहीं हुआ था और मोहतरम नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, तो अगर आप मुराद सईद की भी जरा टेप चलवा दें तो उन्होंने भी खड़े होकर कहा था कि फरवरी 2019 में ये फंक्शनल हो जाएगा। लेकिन चूंकि गलत कहा था, बिल्कुल झूठ कहा था। अब आप जरा सुनाएं चलाएं। अब बात यह है कि अगर मोहतरम इमरान खान साहब वो ऑपोजिशन को गालियां देने से ज़रा एतराज़ करके थोड़ा सा ये इस चीज़ का एतराफ़ कर लेंगे कि सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है या किसी और सूबे में किसी और की हुकूमत है, जब तक वो एक वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनकर नहीं सोचेंगे और फिर इसी तरह दुत्कारते रहेंगे या मुतहारिब रहेंगे तो फिर कैसे होगा। तो फैसिलिटेशन मुआहदा बिल्कुल अप्रैल 2000 में हुआ और अप्रैल 2000 में भी आज जो है आज 2021 खत्म हो गया है, अब भी 1 साल बकाया है, अभी भी 1 साल लगेगा, यानी इनकी हुकूमत गुजर जाएगी। ये सिर्फ तख्ती लगवाना मकसूद था, क्योंकि अभी 2nd और 3rd जब फेजेस कंप्लीट होंगे तो 21 किलोमीटर का, तब जाके ये 80 बसेस चलेंगी और 1.5 लाख इस पर मुसाफिर जो है वो। अच्छा सर, इसका जवाब तो मैं फारूक हबीब साहब से ले लेती हूँ, लेकिन फिर आप मुझे ये बताएगा कि ये कुछ जो इन्होंने किया, जो PMLN ने किया, चले आप आधा 50% क्रेडिट भी दे दें, लेकिन पीपल्स पार्टी क्यों कुछ भी नहीं कर पाई? इसका जवाब मैं आपसे लूंगी, लेकिन आपकी बात का जवाब पहले जरा फारूक हबीब साहब से ले लूं। फारूक हबीब साहब, एक बात तो खोसा साहब ने की कि फैसिलिटेशन एग्रीमेंट के बाद भी आपने 1.5 साल लगा दिया, लेकिन जो जावेद अब्बासी साहब हैं PMLN के सेनेटर, वो कहते हैं कि आपने इसलिए डिले किया कि लोग ये भूल जाएं कि ये प्रोजेक्ट किसका था, लेकिन लोग नहीं भूले। नहीं, देखें, बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं आपको ये कहूंगा कि सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी बसेस खरीदना, सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि इन्होंने ITS का निज़ाम लेकर आना है, लेकिन सिंध हुकूमत चूंकि नाहलों की हुकूमत है, वहाँ सिर्फ फेक अकाउंट्स, टीटियाँ और जाली अकाउंट्स बनाने के ऊपर इनका जोर है, लिहाजा अवामी फलाह के मंसूबे के ऊपर तो किसी किस्म का इनका जोर नहीं है। बुनियादी तौर के ऊपर इन्होंने 2018 के अंदर जब हमारी हुकूमत आई, जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए, इन्होंने कहा ना हम बसेस लेकर आएंगे ना हम ITS लेकर आएंगे, और ये सारे का सारा मंसूबा फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मुकम्मल करना पड़ा। हमें बसेस भी लेकर आए, हमने इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिस सॉफ्टवेयर से इसने रन होना है, वो भी लाए, अमले को भी हमने ट्रेंड किया, स्टाफ को भी हायर किया, और जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको चलाने के लिए वहां पर आपको लॉजिस्टिकल अरेंजमेंट है, बिजली के कनेक्शंस हैं, वो तमाम चीजें जो है वो हमारी हुकूमत ने आके जो है वो मुकम्मल की हैं। आज जब ये मुकम्मल हो गया तो आईने के अंदर इनको अपनी बुरी कारकर्दगी नजर आई, तो इन्होंने रंग में भांग डालना शुरू कर दिया। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब का बस चले तो ये कहें कि पाकिस्तान बनाने का क्रेडिट भी इलामा इकबाल और कायद आज़म को नहीं जाता, वो भी इन्होंने ही बनाया था। ये जो बल्ब इलाज किया था एडन थॉम्सन ने, ये भी इन्होंने किया था। और जो GT रोड के ऊपर अगर कोई भी काम होगा तो शेर शाह सूरी को आ जाना चाहिए क्रेडिट लेने की, GT रोड तो उसने बनाई थी, लिहाजा इसका क्रेडिट भी जो है उन्हीं को मिलना चाहिए। PMLN की इतनी नाअहली थी कि इनकी तवज्जो ही नहीं थी कराची के ऊपर। आज आप हालिया मनसूबों की बात कर लें, K4 में वो मनसूबा है पानी का, 26 मिलियन गैलन का पानी आना है, वो 12 साल से ये मुकम्मल नहीं कर सके, ना नून लीग की हुकूमत ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत। आज पिछले साल हमारी हुकूमत ने वो वापडा को दिया है, उसका कंसल्टेंट हायर हो गया, टेंडरिंग प्रोसेस के अंदर चला गया। K4 का मंसूबा हमारी हुकूमत जब मुकम्मल होगी, कराची के लोगों के हैंडओवर होगा। गुज्जर नाला इनसे साफ नहीं होता, इनसे जो है वो
नाले कराची के साफ नहीं होते, कराची की सड़कें नहीं बनती, हर साल पानी आता है, कराची बारिश में डूब जाता है। उन तमाम चीजों पे वफाक काम कर रहा है। कराची सर्कुलर रेलवे वफाक बना के दे रही है, कराची फ्रेट कॉरिडोर जो है वो वफाक बना के दे रहा है। इसका लॉन्ग रन तो हमारी हुकूमत कर रही है। इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कब तक? लेकिन कब तक? मैं वही कह रही हूँ ना कि कब तक ऐसा चलता रहेगा कि 18वीं तरमीम के बाद जो तमाम चीज बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी को हमने पिछले 3 साल में इनको 2000 अरब रुपया दिया एनएफसी की मद के अंदर। इनको कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक जो है वो बंद करना पड़ेगा। ये सूबे की भी जिम्मेदारी है। अच्छा कि वो कराची ठीक है मैं वापस आती हूँ, मैं पूछूंगी उनसे। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, हेलो, अच्छा ब्रेक ले लूं जावेद अब्बासी साहब? मुझे सॉरी ब्रेक का कहा जा रहा है, वरना मैं आपसे सवाल करने आ रही थी। सवाल छोड़े जाती हूँ कि वो बता रहे हैं कि जी हमने ITS सिस्टम भी हमने किया, बसेस के ऑर्डर भी हमने दिए, फैसिलिटेशन जो एग्रीमेंट था वो भी हमने साइन किया, ग्रेडिंग सिस्टम IT का सारा सिस्टम हमने किया, कमांड एंड कंट्रोल भी हमने किया। आप कहते हैं 90% किया, लेकिन बहरहाल वो कैसे किया ये ज़रा समझा दीजिएगा। लेकिन इन मसलों को आगे चल के इसका हल क्या है, इस पर भी ज़रा बात करेंगे। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नज़ीर प्रोग्राम एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जावेद अब्बासी साहब, एक सवाल मैं आपसे ब्रेक पे जाने से कबल छोड़ के गई थी, मुख्तसरन बता दीजिएगा इस बात का जवाब जो उन्होंने कहा कि जी 90% कैसे कंप्लीट होता है जब सारे काम हमने आने के बाद किए, आपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर उस तक मेरा ख्याल है कुछ हद तक बना था, तो बता दें। लेकिन उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, क्योंकि जो अपोजिशन के सब हालात है, आप लोग की ये बातें काफ़ी नहीं है अवाम के लिए कि हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, हुकूमत का खात्मा हो जाना चाहिए, अवाम इनसे तंग आ गए, महंगाई हो गई है, अवाम का जीना मुश्किल हो गया। सर ये वो जुमले जो आप बोल बोल के नहीं था कि हम सुन सुन के थक गए, आगे क्या होगा? जैसे कि 90-80% से भी अगर मैं हट भी जाऊँ तो ये दुनिया मानती है कि ये प्रोजेक्ट मुस्लिम लीग ने शुरू किया था। अब जब से इमरान खान साहब आए हैं, इन्होंने कई विजिट किए हैं कराची के, इन्होंने कराची के लोगों से जो वादे किए थे, जो इन्होंने कहा था इलेक्शन में जाके कि हम कराची की तकदीर बदलेंगे, कराची के लोगों ने वोट दिया। इनके एतहादी हैं MKM वाले, वो कहते हैं कि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया। इनके एतहादी हैं GDA वाले, वो कहते हैं कि इन्होंने हमसे धोखा किया। इनके अपने MLA वो बार बार कहते हैं कि वज़ीर आज़म साहब ने अभी तक एक पैसा हमें नहीं दिया कि हम कराची की तरक्की के लिए कोई काम कर सके। तो या तो ये होता ना कि इन्होंने कोई और प्रोजेक्ट शुरू किया, इसके अलावा इनसे कोई प्रोजेक्ट पूछ लें अपने कराची के लिए स्पेशली या सिंध के लिए, आपने कौन सा एक बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू किया है, तो आपको जवाब आएगा, में आएगा, में आएगा। मसला क्या है? मसला ये है कि इस मुल्क में जितने भी वादे इन्होंने किए, इन्होंने कहा था महंगाई का खत्म करेंगे, सबसे ज्यादा महंगाई हो गई है। इन्होंने कहा था कि हम गुर्बत खत्म करेंगे, सबसे ज्यादा गुर्बत हो गई है। इन्होंने कहा था दुनिया के सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट आएगी, वो एक पैसे की इन्वेस्टमेंट नहीं आई। इन्होंने कहा हम लोगों का पेटों तीर के पैसे बाहर निकालेंगे। 1 रुपया अभी तक ये रिकवर नहीं कर सकते, किसी के लिए नैब में कोई केस या मंत्री इंतजाम तक नहीं पहुंचा सके। वो छोड़े जो 50,000 और एक। सर अभी वजीर आजम तो कल ये कह रहे थे कि पाकिस्तान सस्ता तरीन मुल्क है। हाँ, वज़ीर आज़म साहब के लिए बिल्कुल सस्ता तरीन है। उनका सारा खर्चा सरकारी है, खाना पीना सरकारी है, फोन सरकारी है, ट्रैवलिंग सरकारी है, उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। लेकिन आम आवाम से पूछते हैं, आप भी रहती हैं आवाम में, आप भी लोग रहती हैं, इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुश्किलात है वो पाकिस्तान की आवाम में, इतनी ज्यादा महंगाई है। और महंगाई क्यों है कि इनके लोगों ने जो इनके साथ बैठे हुए, उन्होंने चीनी में अरबों रुपए का पैसा कमाया है, आटे में अरबों रुपए कमाया है, पेट्रोलियम में माफिया खत्म नहीं कर सके। अच्छा मैं इसी बात को जरा कैरी करती हूँ जरा लतीफ खोसर साहब से। लतीफ खोसर साहब, पीपल्स पार्टी महंगाई के लिए मुजाहरे कर रही है और आज तो फैसलाबाद में जो फर्रुख हबीब साहब का भी शहर है वहां पर आप लोगों ने मुजाहरा किया। सर इन मुजाहरों से हुकूमत गिर जाएगी या हुकूमत प्रेशर में आ जाएगी या हुकूमत महंगाई कम कर देगी और हर तरफ जो है वो हर चीज सस्ती हो जाएगी? क्या होगा इन मुजाहरों से? देखें, अगर हम अवाम की तर्जमान होकर अवाम के साथ अगर यकजहती का इजहार, अवाम के साथ अगर हम उनके दुख और तकलीफ को जो है महसूस करते हुए उनकी हम आहंगी उनके साथ नहीं करेंगे
तो फिर सियासी जमातों का तो बेसूद है, फिर उनका वजूद ही नहीं होना चाहिए। सो हम सारे पाकिस्तान में करने चाहिए देखें, सिर्फ अमली इकदाम वफाक ने करना होते हैं। वफाकी हुकूमत की जितनी पॉलिसियां हैं, कोई उसका जो है उन्होंने गिरवी रख दिया है पाकिस्तान को IMF के सामने। उनका ना अपना स्टेट बैंक पर उनकी दस्तरस रही है। उन्होंने जो है हिंदुस्तान के एक जो एजेंट था यहाँ पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो पकड़ा गया था, अभिनंदन, उसके लिए उन्होंने जो है एक कानून साजी की। उन्होंने जो है माशाअल्लाह जी कलभूषण के लिए की, और अभिनंदन को तो अब अवार्ड मिला है इंडिया में, जो हमने उनको रुखसत किया था, हिंदुस्तान ने उसको अवार्ड दिया है। जरा इससे ज्यादा मज़हक़ाखेज़ बातें भी जरा सुन लीजिएगा हुकूमतों की क्या होती हैं। तो बाहर के हुकूमत नाम की कोई यहाँ है वजूद, मुझे बताएं पहले हुकूमत कर कौन रहा है इस मुल्क में। देखें, हुकूमत कहती है कि ये दहशतगर्द है TLP, हुकूमत उसको बैन करती है। हुकूमत उसको कहती है रॉ के एजेंट हैं। हुकूमत कहती है इंडिया के गुमाश्ते हैं। हुकूमत कहती है कातिल हैं। 7 हमारे जो है लॉ एनफोर्सिंग यानी पुलिस वाले मारे गए, बेचारे वो यतीम हो गए, उनके बच्चे, उनकी बेवा हो गई, उनकी औरतें, उनके जो है खानबादे उजड़ गए। और वो सारे जो है उसके बाद कोई और इदारा आकर उनका जो है एक मुआहदा करता है, और इंटीरियर मिनिस्टर हमारा कहता है कि मुझे तो पता ही नहीं है मुआहदा क्या हुआ है। सर कौन इदारा आके मुआहदा करता है? ये पूछिएगा जरा हबीब साहब से पूछें। हुकूमत में तो ये है, हम हुकूमत में तो नहीं है। और इसीलिए मुझे आपको बताएं पता है कौन सा इदारा है? मुझे बताएं कि IMF को ये क्या होता है। सऊदी अरब से 3 अरब जो है सऊदी अरब से, अच्छा ये क्या? नहीं, मैं उस मुआहदे की बात नहीं, मैं TLP वाले मुआहदे की बात करी थी। लेकिन ब्रेक ले लेते हैं, फारूक हबीब साहब से जानेंगे। और जरा मैं पार्ट है उसमें ही बताऊंगी कि जो वज़ीर आज़म कहते हैं सस्ता तरीन मुल्क है, इस रीजन में पाकिस्तान महंगा तरीन मुल्क है। मैं अभी बताती हूँ, ब्रेक ले लेते हैं पहले। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और फारूक हबीब साहब, कल वज़ीर आज़म साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। कुछ हमने जिसको चेक किया, कुछ रिसर्च की थी, जो सार्क कंट्रीज़ हैं उनका ज़रा आप देखिए कि जो ग्लोबल एवरेज है इस इन्फ्लेशन रेट का वो 3.20% है। ये मैं ग्लोबल एवरेज की बात कर रही हूँ। मालदीव 2.27, नेपाल 4.20, इंडिया 4.35, बांग्लादेश 5.40%, अफगानिस्तान 5.06%, श्रीलंका 6.20%, भूटान 6.27% और पाकिस्तान 9.20%। और सस्ता तरीन मुल्क कैसे सर? ये साइंस तो समझाएं। देखिए, जो आप बात कर रही हैं, आप बात कर रही हैं इन्फ्लेशन को लेकर एब्सोल्यूट टर्म्स के अंदर। जरा पूरा सच बता देते हैं ना लोगों को। असल में तो आप लोगों को आदत है कि आप लोग गूगल से सर्च करते हैं, चीजें निकाल लेते हैं। आप जाएं लिविंग स्टैंडर्ड्स का जो है वो सर्वे निकाल लें, और आप माई बैंक का सर्वे निकाल लें। जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की, उन्होंने शहर लिए हुए हैं। जिस दुनिया का जो सबसे महंगा तरीन शहर है न्यूयॉर्क है, उसका कंपैरिजन है पाकिस्तान के शहरों के साथ। और आप देखेंगे कि जो चीज़ न्यूयॉर्क के अंदर 100 रुपए की है, पाकिस्तान के अंदर वही चीज़ 18 रुपए की है। इंडिया के अंदर वही चीज़ 25 रुपए की है। बांग्लादेश के अंदर वही चीज़ जो है वो 22 रुपए की है। जब आप इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो फिर आप उन ममालिक की आबादियों को भी देखें और उनकी कंजम्पशन को भी देखें, उनकी पैदावार को भी देखें, उनकी पर कैपिटा इनकम को भी देखें। ना सर, पूरा सेट आप भी करें, हम भी करते हैं। पर कैपिटा इनकम को भी देखें सर। अब जरा सुन लें ना, असल मसला फिर आप लोगों का याद कर लिया है। आप लोगों का मसला ये नहीं हम लोग का सारा मसला है, हम ही गलत है। सुन तो लेना। नहीं, आप गलत नहीं है, मैं थोड़ा एजुकेट कर देता हूँ ना आपको। लेकिन सुन लेना जरा। मेरा आपने सवाल पूछ लिया, मेरा काम है कि मैं आपको कम्युनिकेट करूं, लोगों को भी कम्युनिकेट करूं। बुनियादी तौर के ऊपर बड़ा आसान काम है। देखें, जो मेन चीज क्या होती है, मेन चीज होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। कि आपकी जो है वो परचेजिंग पावर क्या है, आपकी कुल आमदन का जो खर्चा है वो खर्चा आप किन चीजों के ऊपर खर्च करते हैं। आप पाकिस्तान के अंदर 40% लोग खत्ता गुर्बत की लकीर के नीचे रहते हैं। उनकी आमदन का 50% से ज्यादा जो है वो उनकी खाने पीने की चीजों के ऊपर जाता है।
इस वजह से जब हम बात कर रहे होते हैं कि महंगाई का इम्पैक्ट जो है वो हमारे लोअर क्लास के ऊपर, मिडिल क्लास के ऊपर ज्यादा आता है, उसकी बुनियादी वजह ये है, जब हम बात करते हैं अमेरिका की या उनकी बड़े बड़े ममालिक की जिनकी पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो उनके जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो उनके अखराजात हैं, उनके अखराजात खाने पीने की चीजों के ऊपर शायद 20% होंगे, बाकी चीजों के ऊपर ज्यादा होंगे, लेकिन हमारे लोगों के अखराजात खाने पीने की चीजों पर खाने पीने की चीजों पर ज्यादा है। चीजें सस्ती हैं। सुन ले, आप खाने पीने का राइट भी सुन तो लेना, आप सुन तो लेना, आप सुन लेना। आज का आप डेटा उठाएं, पिछले 3 हफ्तों से महंगाई के अंदर जो है, जो आपका SPI है, सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स है, उसके अंदर कमी आ रही है। सिर्फ मैं आपके सामने कुछ चीजें रखना चाहता हूँ कि प्याज की कीमतें पिछले साल के बनिस्बत इसी महीने में 31% कम है। सुन ले, टमाटर 27% कम है, दाल मूंग 25% कम है, आलू 17% कम है, चिकन 12% कम है, अंडों की कीमतों में पिछले साल दिसंबर में 6% ये सब रिकॉर्ड का हिस्सा होंगे। जरा एक सेकंड लतीफ कोसा साहब, सर रुक जाए ना, जो चीज कम होती है नादिया, जो चीज कम होती है नादिया, वो भी तो कम्युनिकेट होनी चाहिए ना, वो भी आप कम्युनिकेट कर दें। ठीक है सर, मूंग की दाल 25% कम हो गई, टमाटर। अच्छा ठीक है लतीफ कोसा सर, एक सेकंड ना, फरूक हबीब साहब एक सेकंड। लतीफ कोसा साहब मुझे ये बताएगा कि जब ये बात करते हैं कि मुल्क सस्ता तरीन है, तो वो फिर पूरा एक लफ्ज़ों के जाल में घूम जाते हैं। फिर हम मुकाबला कर रहे होते हैं न्यूयॉर्क से, तो फिर जब हम बात करते हैं पर कैपिटल इनकम की, तो वो उस पर फिर नाराज हो जाते हैं। सर इन चीज़ों का हल क्या है आपकी नज़र में? इसका हल है कोई, या वाकई इंटरनेशनल फिनोमिना है? देखें बिल्कुल इनको तो खैर बाहर का, मैं इनकी तशरीह और तौज़ी कोई माशाअल्लाह तारीफ़ करने के अलावा तो और कोई बात नहीं कर सकता हूँ। हमारे फरूक हबीब साहब, हम तो तिफले मकतब हैं माशाअल्लाह, ये इसमें PhD रखते हैं इकॉनमी में, और मईशत पर जितनी दस्तरस इनकी है शायद आपकी नहीं है, मेरी नहीं है, किसी और की शायद ना हो। लेकिन देखें एक गरीब आदमी से क्या, एक शहर में बाजार में चले जाएं, पाकिस्तान के बच्चे से किसी से पूछ ले कि जी क्या महंगाई का आलम है, तो वो चीखेगा, यकीन करें कि चीखेगा वो रोने। और खुदकुशियों पर लोग इस वक्त आ गए हैं। इनका अपना म्यार है, हम उसे तो कोई भी नहीं कह सकता है। जो कहते थे जंगला बस करके वो आज जाके इफ्तार कर रहे हैं, यू टर्न के बादशाह है। हाँ। यू टर्न के बादशाह है, इनके तो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो सारी चीजों के हैं। और माशाल्लाह वो इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लग जाए। चले बहुत शुक्रिया लतीफ कोसा साहब, आपके टाइम बहुत शुक्रिया, टाइम की कमी है। फारूक हबीब साहब बहुत शुक्रिया, जावेद अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया। बड़ा अफसोस होता है जब हम ये बात करते हैं कि जी पाकिस्तान में महंगाई है, तो हमें कहते हैं जी न्यूयॉर्क में जो चीज़ 100 रुपये की है, हमारे यहाँ 18 रुपये की है, तो फिर ऐसा करें सबको न्यूयॉर्क ही भेज दें और पाकिस्तान में सिर्फ एहसास प्रोग्राम चलाएं। नादिर मिर्ज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।